ठीक है, आई होप सभी आ गए या कोई रह गया। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। चलिए, सो अब देखिए, बेसिकली एसिड बेस्ड सॉल्ट में जब हम बात कर रहे थे, तो एसिड में एक काफी ज्यादा ये पूछते हैं कि एक तो जो हमें बी वगैरह खाती है ना, बी या हनी बी टाइप होते हैं, ये जितने भी जनरली हमें लोग ये खाते हैं जिससे हमें वो जो सूजन मिलती है, चाहे तो वो सब एक एसिड देके जाते हैं। तो दैट इज बेसिकली मेथेनोइक एसिड। तो ये पता होना चाहिए कि वो मेथेनोइक एसिड होता है हमारी बॉडी में, जिससे वो सूज जाता है और उससे दर्द महसूस होता है। तो और वही एसिड जो है, हम जब उसको अगर हमें कभी काट ले तो उसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके ऊपर कोई भी बेस डाल दें, बेकिंग सोडा वगैरह या कुछ ऐसा, वो ठीक हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये तो ये हो गया। इसके बाद हमारा कर्ड जो होता है, दही जो होता है, उसमें कौन सा एसिड होता है बताओ। कर्ड में बताइए कौन सा एसिड होता है। बताओ। लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। तो मतलब मोस्टली जितने ये दूध वाले प्रोडक्ट्स हैं उनमें लैक्टिक एसिड ज्यादा पाया जाता है, लैक्टिक एसिड ही होता है, दही पनीर वगैरह से। इसके बाद हमारा जो ये होते हैं, ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, लेमन हो गया, तो जनरली जितनी खट्टी चीजें ज्यादा हैं, जो सोर ज्यादा है, ज्यादा खट्टी है, उनमें कौन सा एसिड पाया जाता साइट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड। है? सिट्रिक या टार्ट्रिक? सिट्रिक। पक्का? पक्का। तो मुझे तो टार्ट्रिक याद है वैसे, जहाँ तक टार्ट्रिक किसमें पाया जाता है, सिट्रिक एसिड अगर तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं। ठीक है, सिट्रिक ही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, एक होता है, आपने वो पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, तो टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक ही होता है शायद, जहाँ तक मुझे याद है। टार्ट्रिक एसिड, इसका मुझे कंपाउंड याद नहीं आ रहा, ये बेसिकली किस में पाया जाता है, जहाँ तक सर मुझे याद है टेमरिंड सिरका, में होता है। सिरका या विनेगर वगैरह में ये पाया जाता है। विनेगर में होता है? नहीं सर, टेमरिंड में होता है। क्या कह रहे हो अंशिका? सर टेमरिंड में होता है। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। टैमेरिन? यस सर। टैमेरिन, ओके। मुझे एक्चुअली मुझे ना एसिड का नाम याद आ रहा, प्रोडक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हूँ। आप लिख देना टैमेरिन या जो भी है चैट बॉक्स, बाकी सब भी देख लेंगे। इसके बाद हमारे पास ना एक विनेगर होता है जिसको आप सिरका कहते हैं। विनेगर में कौन सा एसिड होता है बताओ। सर एसिटिक एसिड होता है। क्या? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, वेरी गुड। ठीक है, तो जनरली यही आपसे पूछते हैं क्वेश्चन, एक ये आता है और ये आपको पता होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में कौन सा एसिड होता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट के नाम दिए होंगे, आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि ये एसिड है, इस एसिड के लिए कौन सा प्रोडक्ट सही है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ये कौन सा एसिड पाया जाता है, ये पता होना चाहिए। ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। फिर बेसिक कंपाउंड में जैसे मैंने आपको बताया, चलो इसको लिख लो, अगर कोई लिख रहा है नोट कर रहा है तो, नहीं तो मैं हटा रहा हूँ। हटा दूं? जल्दी बताइए, हटा दूं? हटा दे। अब हम बेसिक की अगर बात करें, देखो बेसिक में दो चीजें हैं। एक तो क्या है कि सबसे पहले आपके पास मैं आपको बोलूं तो बेकिंग सोडा आपने पढ़ा होगा सब, और एक आपने पढ़ा होगा वॉशिंग सोडा। पढ़ा है सबने?
यही दो हैं शायद आपके सिलेबस में जाते हैं। क्या फॉर्मूला होता है इसका, कोई बताए? बताइए जल्दी। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला और फिर वॉशिंग सोडा। बोलिए बोलिए। NaHCO3। कोई कुछ कह रहा है, गेस क्या बोला आपने? NaHCO3। NaH, ये क्या होगा? NaHCO3, आगे H2O कितना है? बताओ बताओ। सर यही होता है, क्या? सर यही होता है फॉर्मूला बेकिंग सोडा का। अच्छा, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन नहीं लिखी? नो सर। चलिए, वॉशिंग सोडा बताइए। Na2CO3। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दूसरा एक चीज और है, एक आपने ये भी पढ़ा होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह, जिप्सम वगैरह आपके इसी बार होंगे जहाँ तक सिलेबस में। इन सब के भी फॉर्मूले पढ़ लेना सकते। पीओपी का फॉर्मूला क्या है? इसमें शायद .H2O होता है और एक जिप्सम होता है, जिप्सम आप लोगों ने पढ़ा होगा। इन सब के फॉर्मूले पढ़ के ये कैसे ये होगा ये आप थोड़ा सा देखो, ठीक है। मैं आपको दो चीजें बता रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन क्या जनरली पूछते हैं। एक तो यही कि बेसिकली बेकिंग सोडा होता है क्या, उसका फॉर्मूला, वॉशिंग सोडा होता है क्या, उसका फॉर्मूला, पीओपी, इन सब के फॉर्मूले, ठीक है। फॉर्मूले के बाद इसका एप्लीकेशन कहाँ है, बेकिंग सोडा हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो देखो बेसिकली बेकिंग सोडा बेसिक है नेचर में, तो जहाँ भी, वैसे तो घरों में खाना वाना बचाने के लिए और सब में इसका यूज है। वॉशिंग सोडा कपड़े धोने में ही काम आता है, आपको पता है ना। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह जो पेंट पुट्टी वगैरह होती है उसमें। अब इसमें ये जो लाइम है ना, चूना पानी जिसको आप एक तरीके से बोलते हैं, तो लाइम वाटर इसमें एक निकलता है। वो थोड़ा सा आपको उसका कलर जैसे पता है कि लाइम में मिल्की हो जाता है जब उसके ऊपर हम कोई वो चीज डालते हैं। तो बेसिक बस इनके यही पॉइंट्स याद रखने हैं कि बेकिंग सोडा होता क्या है, क्या फॉर्मूला है, वॉशिंग सोडा होता है क्या, क्या फॉर्मूला है, और इन सब के फॉर्मूले क्या, ठीक है। अब इसके बाद क्या बन जाता है, जैसे ये आपने जब इनके वो पॉइंट्स याद करो कि इन सब के फॉर्मूले आपको याद कर लें, और कुछ इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। एक क्वेश्चन और है जो है, दैट इज सोप वाला। सोप आप लोगों ने अगर यूज किया होगा, तो जैसे सोप में हमारे पास एक क्वेश्चन था कि सोप एक्शन कैसे होता है, मतलब जो डिटर्जेंट एक्शन है या वो कैसे काम करते हैं सोप। तो ये आप लोगों ने मिसेल फॉर्मेशन वगैरह पढ़े होंगे कि जैसे ये कोई कपड़ा है और इस कपड़े पे सपोज करो आप, इस कपड़े के ऊपर मैं कहता हूँ ये कपड़ा है और इस कपड़े पे दाग लगे हुए, तो दाग तो अच्छे हैं आपको पता है, ठीक है। ये डर्ट है, ये डर्ट है, इसमें गंदा है। अब इसके ऊपर आप जब सोप बबल डालते हो या सोप डालते हो, तो ये सोप इसको क्या कर देता है, या वॉशिंग पाउडर डालोगे तो ये इसको धुल देता है, डर्ट को बाहर ले लेता है। तो इसमें जनरली सोप एक्शन में पूछते हैं कि जो सोप है ना, वो सोप का हमारा एक क्या होता है, मिसेल होते हैं कुछ, तो हम बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन। अब ये मिसाइल मिसेल नहीं है, मिसाइल नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो सोप बबल होता है, इस पे क्या होता है, जब सोप आप किसी डर्ट पे डालते हो तो ये सोप का जो बबल है वो इस तरीके का होता है। इसमें एक पीछे टेल होती है और ये आगे छोटे छोटे से वो पोर्स होते हैं। ये डर्ट पे चिपकते हैं जाके, ये जो चीज है ये डर्ट के ऊपर चिपक गई। इसको बोलते हैं हम हाइड्रोफिलिक। जो आगे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, और इस पीछे वाले हिस्से को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। जो इसकी टेल है, हाइड्रोफोबिक।
अब देखो फिलिक और फोबिक का मतलब क्या है ये समझो। हाइड्रो का सीधा सीधा मतलब है पानी से, वाटर। फिलिक जहाँ पे है, फिलिक माने है लव, प्यार। फिलिक माने लव, और फोबिक माने हेट, यानी कि नफरत या दूर या डर, कुछ भी कह सकते। फोबिया जैसे। तो मिसेल में क्या होता है कि आपका ये जब इस पे डर्ट के ऊपर सोप या वो आपको डालते हो, तो इसमें ये जो फिलिक है, हाइड्रोफिलिक का मतलब जो पानी से प्यार करते हैं, ये कंपोनेंट इस डर्ट के ऊपर, इस पानी के ऊपर चिपक जाते हैं, ग्रीस वगैरह जो भी है। और जैसे ही आप इसको साफ करके ब्रश ब्रश से और फिर ऐसे इसको दूर करते हो, तो ये जो फिलिक वाला एरिया है ये पानी से, सॉरी फोबिक वाला, ये पानी से दूर जाता है। तो ये जब दूर जाता है तो ये इसको अपने साथ चिपका लेता है, उखाड़ के ले जाता है। तो इस तरीके से आपके जो डर्टी क्लोथ्स हैं, वो डर्ट है, वो विद दिस एक्शन वो धुल जाती है। तो उसमें भी एसिड बेस सॉल्ट हमारा यही सब होता है। साबुन आपका बेसिक है या एसिडिक है, कौन बताएगा? साबुन बेसिक है या एसिडिक, बताओ। सर बेसिक है। बेसिक है सर बेसिक। बेसिक, वेरी ठीक है ना। तो ये बस यही चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, और तो क्या है। ठीक, एसिड बेस्ड सॉल्ट में यही था। क्लियर? जल्दी बोलिए, क्लियर? या नहीं हुआ क्लियर? ओवरहेड ट्रांसमिशन हो गया तो भी बताओ कि नहीं, पल्ले पड़ा सर, पता नहीं क्या क्या बोल गया, या पल्ले पड़ रहा था, पढ़ते पढ़ते बंद हो गया, ऐसा कुछ है तो बता दो। क्लियर है। ओके गुड, तो बोल दिया करो ना। चलिए नाउ, तो देखिए अब हमने लगभग मेरे हिसाब से 5 तो केमिस्ट्री के ही हो गए हैं, 5 फिजिक्स के ही हो गए, 10 तो हमने कर लिए हैं, और 5 ही हम करेंगे बायो के। और मैं जहां तक है साइंस के आपके साथ 15 ही क्वेश्चन हैं, तो यही पढ़ना है, इनसे अलग कुछ नहीं आएगा। इन्हीं में से क्वेश्चंस मिलेंगे जो टॉपिक, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पूछते हैं चीजें, वो सब मैं आपको बताई कि ये पूछ लेते हैं। तो बायो के हिसाब से अगर हम बायोलॉजी में चलें, बायोलॉजी में हमारे पास जो यूनिट 1 है, दैट इज लाइफ प्रोसेस। क्या होता है लाइफ प्रोसेस, कौन बताए? बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय द लाइफ प्रोसेस? बहुत इजी है, इतना टफ थोड़ी है ये सब, ये तो इजी है, टफ वाला तो अभी आया ही। ठीक है भाई, तो बताइए व्हाट डू यू मीन बाय द लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस, ये तो काफी लोगों को डेफिनेशन पता ही होगी। ऐसी भी डेफिनेशन दे दो, बच्चों वाली दे दो कि सर लाइफ प्रोसेस इज ए प्रोसेस ऑफ लाइफ, है ऐसी वाली ही दे दिया करो बेशक। ये तो लाइफ का प्रोसेस इज ए प्रोसेस ऑफ लाइफ, ऐसा भी आंसर नहीं देते। हमारे यहाँ बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में या हमारे स्कूल कॉलेजेस में कई बार ऐसे महान बच्चे भी आते हैं, बेटा लाइफ प्रोसेस है, सर इट इज अ प्रोसेस ऑफ लाइफ, वेरी ऐसा आंसर भी दे दिया करो, कुछ तो बोला करो ना। इंग्लिश में तुम इतने इंटरेक्टिव रहते हो, मजा आता है। यहाँ पर एक दो बच्चे बोलते हैं, आपको लगता है सर क्या बोले, आपको यही कहते हैं। भाई जाहिर सी बात है, लाइफ प्रोसेस कह लो या प्रोसेस ऑफ लाइफ कह लो, तो है तो सेम ही चीज ना, कुछ भी लिखो उसमें क्या है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए,
हमारा ये पूरा जो लाइफ है, पूरी जो जीवन है, जैसे आप देखते हो आपकी ह्यूमन बॉडी, ये बहुत तरीके के सब सिस्टम से मिलके बना, एक सिस्टम नहीं है। और उस पूरे सिस्टम को एक कोऑर्डिनेशन में चलाना, उस सबको मैनेज करना, वो पूरा का पूरा एक प्रोसेस। अगर हमारा एक बॉडी, ये मान के चलिए कि हम जो है एक कंप्यूटर सिस्टम है, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, तो इस कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेस बहुत सारा है, बहुत बड़ा प्रोसेस है इसको चलाने का। लाइफ क्लास कि भाई ये लैपटॉप है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वगैरह वगैरह, इस तरीके से। तो यही हमारी जिंदगी, जिंदगी में बहुत सारे प्रोसेस हैं। इसको ऐसे समझो आप, चलो पहले वहीं आएंगे कि हम जो भी कुछ पढ़ते रहते समझते करते हैं, वो इस यूनिवर्स में ही करते हैं। इस यूनिवर्स में दो ही चीजें हैं, एक तो वो सिस्टम है जिसपे काम होता है, और एक उसके अलावा की सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग, बस यही दो मेन आधार है यूनिवर्स के। इसके अलावा यूनिवर्स में कोई कुछ नहीं, सब बेकार है। ठीक है भाई, समझ आया? बेसिक तो यही है, और कुछ जिस पे काम हो रहा है वो सिस्टम है, बाकी सब सराउंडिंग। हमारी बॉडी यहाँ सिस्टम है जिस पे काम हो रहा है, सब जिसके प्रोसेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बाकी सब सराउंडिंग। ठीक है, तो हमारी इंपॉर्टेंट लाइफ के लिए बहुत सारे प्रोसेस काम करते हैं, जिसमें एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन। तो हमारी बॉडी में लाइफ को प्रोसेस करने वाले प्रोसेसेस को हमें पढ़ना है इसके अंदर, बस बेसिकली सिर्फ इतना सा। वो प्रोसेस जो हमारी लाइफ को प्रोसेस करते हैं, उन प्रोसेस को पढ़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे? इसका यूज करेंगे। तो उसमें पहला प्रोसेस है रेस्पिरेशन, सांस लेना। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, अगर ये नहीं करोगे तो फिर तो मर जाओगे। हाँ, ये जरूरी है। फिर इसके बाद आता है डाइजेशन, खाना भी तो खाओगे, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है खाना खाना और उसको पचाना है। ये आज कुछ दिक्कत चल रही है भाई साहब, बार बार मेरा पेंडिंग हो जाता है। खाना खाओगे तो पचाओगे भी, बिल्कुल डाइजेशन है। उसके बाद अब जब खा लिया तो उसको वो भी तो करोगे, निकालना है। पच गया तो एक्सक्रीशन, वेस्ट है, एक्सक्रीशन सिस्टम भी है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास एक्सक्रीशन भी है, निकालना। ये तीन तो मेजर सिस्टम है, इसके अलावा और भी चीजें हमारे पास। ठीक है, अब ये जो सिस्टम है कि सांस ले रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, खाना पचा रहे हैं, ये चल रहा है पूरा, और उसके बाद हमें एक्सक्रीशन हो गया, एनर्जी मिल गई। इन सब में बहुत सारे कंपोनेंट फैक्टर्स यूज करते हैं, पर इन सबको, इस पूरे प्रोसेस को काम चलाने का काम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम। तो यूनिट 2 हम इसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे, यानी कि लाइफ का जो पूरा प्रोसेस है, इट इज ऑल अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये खत्म हो जाए, तो लाइफ के हम ये प्रोसेस कर ही नहीं पाएंगे जो है रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सब प्रोसेसिंग तो है लाइफ इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो इन सबको चलाने के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी चाहिए। तो उस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमारा ब्रेन है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक तरीके से मतलब ये ब्रेन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो सीएनएस हम पढ़ते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक तो हमारे पास ब्रेन आ जाता है बेसिकली, और ब्रेन के साथ ही हमारी एक और आ जाती है जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। और वो बेसिकली जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारी, वो ही ये सब काम या मैसेज को पहुंचाना और ये सब वाला हरकत करती है। ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हम इसके बाद यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो हम इन प्रोसेसेस के बारे में ही पढ़ेंगे, है ना। इसमें रेस्पिरेशन में हमें पता है हमारा नाक है, मुंह है, ये सब चीजों का यूज है। डाइजेशन में हमें पता है, एक्सक्रीशन में हमें पता है। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स हैं। इसके बाद जब हम इन सबको पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ एक चीज हमें और पता चलती है, दैट इज वी हैव हार्ट आल्सो। तो हार्ट का फंक्शन, हार्ट क्या है, कैसे काम करता है, और कैसे उसके लिए लोगों को मतलब समझाया जाए हार्ट के बारे में, तो वो सब एक टॉपिक में आ जाता है। ठीक है, फिर ये सब हो गया। अब ये सभी इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, तो एक प्रोसेस और हम जानते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन।
क्योंकि जब ह्यूमन बॉडी लाइफ प्रोसेस के प्रोसेस की पार्ट करते हैं तो उसमें हमें रिप्रोडक्शन भी आता है, हम अपना ही जैसा कुछ बना भी सकते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। इसके बाद जेनेटिक्स है हमारा एक सिलेबस में टॉपिक, जेनेटिक्स, कि हमारी बॉडी में कैसे चेंज आया है, जेनेटिक्स भी कैसे बदले, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स इसमें रहेंगे और लास्ट चैप्टर में आपका बेसिकली जेनेटिक्स हो गया, ये हो गया। ये तो हम लगभग एक साथ ही कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टॉपिक इनमें नहीं है, ये सब भी एक साथ ही कर सकते हैं। तो मेन चीजें हैं जो हम बता रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा इको एंड एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट एंड इको, ये हमारा पूरा बायोलॉजी में हम पढ़े। तो खैर मैं लाइफ प्रोसेस के बारे में बताया, तो लाइफ प्रोसेस यानी कि वो प्रोसेस जो लाइफ को चलाने के लिए या लाइफ को हमको जिंदा रखने के लिए बेसिकली ये कह रहा हूँ, जो प्रोसेस चलते हैं या होते हैं वो सारे लाइफ प्रोसेस, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सस्टेनिंग योर लाइफ, एक लाइफ को सस्टेन करने का जो प्रोसेस है वो लाइफ प्रोसेस, ठीक। आगे चलते हैं, ये हो गया क्लियर, मिटा दें इसको। यस सर। चलिए गुड, थैंक यू। नाउ रेस्पिरेशन। अब व्हाट डू यू मीन बाय द रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन प्रोसेस का मतलब क्या है? हिंदी में श्वसन क्रिया होती है, यानी कि सीधे सीधे सांस ले, है ना। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि रेस्पिरेशन क्या है, तो ये आंसर मत कर देना सर सांस ले, सांस किया, श्वसन लिया, आ जाओगे नहीं बोलो। चलिए आगे बताइए, मैं जो पूछ रहा था बताइए जल्दी। तो देखो रेस्पिरेशन का सीधा मतलब, रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम जनरली अगर बोलें तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है और कुछ नहीं है रेस्पिरेशन, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो यहाँ सिस्टम क्या है? अपनी बॉडी है, हर चीज में यही है, सिस्टम और सराउंडिंग एंड सराउंडिंग, और जो आसपास की गैसें हैं या जगह हैं उनमें सराउंडिंग, हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं हमारे सिस्टम के लिए। तो दिस इज द रेस्पिरेशन। अब जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो यहाँ रेस्पिरेशन में भी हम दो तरीके की बात करते हैं, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। क्या डिफरेंस है बताइए एरोबिक और एनारोबिक? बताइए जी। सर एरोबिक में ऑक्सीजन का यूज होता है और एनारोबिक में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता। एरोबिक विद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है, गुड। और एनारोबिक विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कितने लोग सहमत हैं ये सही है, जल्दी बताओ। यस सर, ठीक है। ठीक है, चलिए गुड। चलिए नाइस, ये ठीक है। अब इसमें ही आप देखिए बेसिकली क्या है, एरोबिक एनारोबिक ये हमें पता है, कुछ लोग एरोबिक करते हैं कुछ एनारोबिक करते हैं, जैसे हम तो एरोबिक ही करते हैं क्योंकि हमें तो ऑक्सीजन चाहिए, उसके बिना तो नहीं। और जो एनारोबिक करते हैं बेसिकली वो ये उर्दू वाले करते हैं, सॉरी थोड़ा सा थका हुआ, ज्यादा जमा ले रहा हूँ, आप करोगे वैसा नहीं है, जोक सुनाना होगा मैं जोक सुनाऊंगा। सो बेसिकली अब इसमें हम बात करेंगे तो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस से ही आएगा, या एनारोबिक वगैरह ये पूछ लेगा कि पूरा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस था उसमें बहुत सारे हम कहते हैं बॉडी के कंपोनेंट्स या पार्ट्स का यूज होता है। तो वो रेस्पिरेशन प्रोसेस पूरा क्या है और उसमें किस पार्ट का क्या फंक्शन है वो आपको पढ़ना है। तो उसकी एक ऐसे यहाँ पे नाक वाली वो बंदों ने फिगर बना रखी होगी, उसके पेट पे ऐसे बना रखा होगा यहाँ बढ़िया सी नाक कंकाल वगैरह करके। तो मेरी ड्राइंग तो बहुत खराब है वो, तो आप वो मत करना, मैं बस यहाँ नाम लिख देता हूँ। पहला नाम क्या था हमारा? दैट इज नोजल नॉस्ट्रिल्स या नोजल कैविटीज,
ठीक है। उसके बाद जैसे आपने सांस ले ली है ना, सांस अंदर लेते ही जैसे आपने ये सांस ली, तो आपका वो फिर अंदर की तरफ वो पूरा का पूरा सांस चलाना जाना शुरू हो जाए। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल्स हो गए, नॉस्ट्रिल्स के बाद मतलब नेजल कैविटी, और फिर आपका ये नाक वाला एरिया आता। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, मुझे इसका भी नाम क्या है। फिर इस क्योंकि इसके अंदर म्यूकस होता है, म्यूकस समझते हैं, जो नाक का वो होता है मैल गंदा या छिनकते हैं बलगम टाइप या उस तरीके का, वो म्यूकस रहता है। ठीक है, इन नॉस्ट्रिल्स में बेसिकली आपने देखे होंगे हेयर्स, तो इनका काम क्या है इन नॉस्ट्रिल्स का और म्यूकस का। इनका सीधा सीधा काम ये है कि जब आप सांस लेते हो तो जितनी भी इम्प्योरिटी होती है, जितनी भी इम्प्योर चीजें वो आपके बालों से हटके जाती है, और म्यूकस उनको छुटा लेता है, बाद में वो इम्प्योरिटी आप अलग कर देते हैं, तो प्योर सांस आपके अंदर जाती है, प्योर एकदम। ठीक है, ये चीज क्लियर है, जल्दी बताइए। ठीक है, यस सर। इसके बाद, हाँ इसके बाद जैसे ही आप और नीचे आएंगे तो ट्रैंकिया मिलेगा। ट्रैंकिया पता है आपको, ऐसे एक छोटा सा फुटबॉल यस का सर। गोला सा हमारे गले में लटका होता है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है ट्रैंकिया का, कि जो भी म्यूजिक, शोर, आवाज वगैरह वो सब इसी से निकलते हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रैंकिया होता है। ठीक है, और हम जैसे बोल रहे हैं तो मैं अभी बोलते टाइम जो मेरी आवाज है, मॉड्यूलेशन है, पिच है, वो इसी से जा रही है, और यही फिर वॉइस को हमारे को लेके सेपरेट करता है, नीचे तक पहुंचाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ब्रोंकिल्स होते हैं, ब्रोंकाइल्स होते हैं, जिसमें आप जो है क्या बोलते हैं, मतलब वहाँ जैसे आपने अंदर लिया तो वो ब्रोंकाइल्स में चला जाता है, छेद होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, और उसके बाद हमारी ब्रोंकाई में जाएगा वो। ठीक है, वहां से फिर ठीक है, फिर हमारे फेफड़ों में आता है, ब्रोंकाइल्स में हो गया, ब्रोंकी हो गया, और उसके बाद हमारा जो ये है आपका डायफ्राम जो है, मतलब लंग्स, लंग्स में भी डायफ्राम पे जाएगा और उनको हिलाएगा फुलाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली यही पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस में आता है। और भी होंगे एक दो, अगर बीच में मुझे कोई स्किप रह गया, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है बीच में शायद भी मुझे कोई याद नहीं आ रहा है, समझ लग रहा है, तो आएगा तो देख सर लेंगे। एल्विलाई भी रह गया। क्या? सर एल्विलाई। हाँ एल्वेलाइज रह गई, यहाँ पे वो है, यहाँ भी लिखो, वो लिखो, एल्वेलाई सेक्स है, सर एल्वेलाई सेक्स हो गई। लेरेनक्स भी रह गया। और क्या रह गया? सर लेरेनक्स। मुझे अभी भी सुनाई नहीं आया। सर लेरेनक्स भी रह गया। लिख दो, मुझे ना समझ नहीं आ रहा क्या। सर वॉइस बॉक्स। मोक्स वॉच आई गेस, अभी भी मुझे नहीं समझ आ रहा क्या बोलना चाह रहा हूं। क्या है, जो भी है वो होगा, आप एक तो लिख लेना। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको पढ़ना ये है कि बेसिकली इन सब के फंक्शंस क्या हैं, ये क्या यूज करता है हमारा, है ना, हम क्यों इसको यहाँ लगाते हैं, हम क्यों इसको वहां लगाते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़नी। ठीक है, आज देखिए सारी चीजें आज ही खराब हो गई, तो कभी पेन कर पड़ता है। चैट में कुछ लिखा है आपने? हाँ लार्नेक्स भी होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये यहीं कहीं होगा, लार्नेक्स यहीं कहीं होता है गेस, इसमें म्यूकस होता है, वही होता है लार्नेक्स, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, लार्नेक्स होता है, वैसे ये सारा है। ठीक है, तो यही रेस्पिरेशन है बेसिकली, इसको आप पढ़ लें। इसमें और कुछ होगा डाउट तो कल हम प्रॉपर प्रोसेसेस को देखेंगे, एक बार शुरू करेंगे पीपीटी के साथ कि ये कैसे कैसे काम। ठीक है, अभी आपको अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो मीटिंग अभी 5 मिनट। ठीक, थैंक यू। पूछ लीजिए अगर कुछ पूछना है, ये तो आप लोग लीव कर सकते हैं।
सर हाँ बोलिए अंशुल। सर आपने टॉपिक बताया था ना हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक वाला। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। सर उसमें मेरा कनेक्शन चले गया था, एक बार दोबारा बता दो। हाँ मैं बता देता हूँ। देखिए ये क्या है, जो हमारा सोप होता है ना, सोप एक्शन कैसे काम करता है मैं वो बता रहा हूँ। तो सोप एक्शन में क्या होता है कि हमारे जो सोप होते हैं, सोप में बेसिकली मिसेल बनती है, मिसेल फॉर्मेशन। इसमें या स्पेलिंग आई गेस इसकी यही है, कहीं कहीं मैं मिस स्पेल कर देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा होगा, कुछ भी मिसेल बोलते हैं इसको हिंदी में, तो इंग्लिश में तो ऐसे मिशेल फॉर्मेशन होती है। वो मिशेल जो है ना आपकी, इसमें क्या होता है, वो ऐसा होता है कि उसका शेप ऐसा होगा, पीछे टेल होती है और आगे वो ऐसे होता है। तो जो हेड होता है उसका, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोफिलिक, और जो उसका पीछे की टेल है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, है ना। फिलिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रो माने पानी, वाटर, और फिलिक माने लव। यहाँ फिल माने लव होता है, तो कि पानी से प्यार करने वाला, और यहाँ फोबिक माने हेट यानी कि डर, और यहाँ वाटर है। तो क्या होता है कि जब ये कोई कपड़ा है, मानो इस कपड़े के ऊपर अगर कहीं भी कोई गंदगी लगी हुई है इस कपड़े पे, तो ये डर्ट है, तो क्या होता है जब आप इस पे साबुन लगाते हो तो ये फिलिक वाला जो एरिया है ना, ये पानी को अट्रैक्ट करता है, चूंकि तो ये इस पे चिपक जाएगा, इसके ऊपर अट्रैक्शन आता है, और ये डर्ट के ऊपर यहाँ चिपक जाता है। और जब ये चिपक गया उसके बाद जब आप इसको ऐसे मरोड़ करोड़ के ऐसे वॉश करते हैं, हटाते हैं, तो ये फोबिक वाला जो है ये खींचता है पीछे को, ये इसको लेके खींचता है। तो ये जब इस पे खींच डालता है, इस पे फोर्स डालता है, तो ये डर्ट के साथ ये दोनों दूर हो जाते हैं। तो इस तरह आपकी डर्ट अलग हो जाती है और आपका जो कपड़ा है वो क्लियर होके वॉश होके निकल जाता है। इस तरीके से सोप है जो काम करता है, सोपैनिफिकेशन या इस तरीके की चीजें। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। हाँ okay. और इसकी स्पेलिंग एक बार चेक करें ना, मुझे थोड़ा इसमें आई ई में डाउट है, कहीं कहीं किसी किसी बुक में सी लिखा होता है, किसी में एस भी लिखा हुआ है, तो वो एक बार चेक। ठीक है। ओके सर। और कुछ पूछना है तो बताओ। नो सर। चल, अभी तक ये सब समझ भी आया या ऐसे ही?